हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और टोटल अभी सब्सक्राइबर्स लगभग 53 के आसपास हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे खुद भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ ऐसा बना के पेश करते रहूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको देखिए आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। बट आपको पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि ये मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जहाँ पे मैं सारे हाउसिंग कंपनी जो भी है, जैसे आपका ये एक सेकंड में देख लेता हूँ यहाँ पे। आधार हाउसिंग फाइनेंस है, फिर बजाज हाउसिंग है, पिरामल फाइनेंस है, एलआईसी हाउसिंग है, पीएनबी हाउसिंग है, एप्टस वैली हाउसिंग है, कैनफिन होम्स है। मतलब ये सारे स्टॉक्स जो है ये सब हाउसिंग सेक्टर में ही हाउसिंग लोन्स देते हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंस तो हर कंपनी में होगा ही, बट ओवरऑल अगर देखें तो सभी एक ही सेक्टर के स्टॉक्स है। तो अभी तक मैंने इन हाउसिंग कंपनी वाले स्टॉक्स को इग्नोर किया हुआ था, और वैसा कुछ खास रीज़न नहीं था। बहुत सारे अपने बायसेस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग किसी स्टॉक्स को देखते भी नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जो ज्वेलरी कंपनीज थी, आज से 1-1.5 साल पहले का बात है, तो मैं उनको क्यों रिजेक्ट किया था मैंने, बस ये सोच के कि अरे सोना बना के बेचता है, ज्वेलरी बना के बेचता है, मार्जिन तो कम होता है, क्या फ़ायदा पड़ के। मतलब ये मेरा खुद का बायस था, गलती था मेरा कि मैंने ये छोटा सा थिंकिंग लेके मैंने उस स्टॉक्स के बारे में पढ़ना ही छोड़ दिया। बट अभी जब मैंने उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, देखा, तो मैंने देखा भाई बहुत ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा स्कोप्स है। तो वैसे ही हाउसिंग कंपनी की मुझे लगती थी कि मैं एक बैंक को लेके बैठा हूँ तो हाउसिंग कंपनीज को लेके बैठूँ, उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम होता है, क्योंकि हाउसिंग लोन्स एक टाइप क्या होता है, सेफ्टी वाला होता है। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, 12, 13, 14% तक चार्ज कर सकते हो, और उसमें आपका मार्जिन थोड़ा बहुत कम निकल के आता है। तो ये घटिया सा लॉजिक लेके मैंने हाउसिंग कंपनीज को पढ़ना भी छोड़ दिया था। बट अब मैंने जब मैंने स्टार्टिंग किया है पढ़ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई अच्छा खासा ग्रोथ है, और इंडिया में इस बिज़नेस का, मतलब इस टाइप के बिज़नेस का बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। क्योंकि अभी भी हम, इंडिया एक डेवलपिंग कंपनी है, और आज भी डेवलपिंग मतलब कंट्री है, और आज भी ज़्यादातर लोगों का एक ड्रीम है एक अच्छा खासा घर होना, एक अपना घर होना। तो उस घर के लिए लोग लोन लेते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो हाउसिंग कंपनीज का बिजनेस फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा है, जैसा कि मुझे लगता है, और कंपनीज भी यही कह रही है। तो इस सीरीज़ का जो पहला स्टॉक है वो आधार हाउसिंग फाइनेंस है। तो बताता हूँ करती क्या है। इसका मेन जो है, ये मिड सेगमेंट में हाउसिंग लोन्स देती है। मतलब आपका मान लीजिए 10 लाख से 50 लाख तक का, 15-20 लाख तक का लोन देती है, जहाँ पे आप अपने घर को बना सकते हैं। तो इनका जो AUM है, मतलब जो टोटल लोन बुक देकर रखा हुआ है, वो लगभग इनका मेरे ख्याल से 27,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि ठीक ठाक है। और आगे ये गाइड कर रहे हैं कि हम लोग हर साल 20% से ग्रो करेंगे। तो अगर इस कंपनी के बारे में देखूँ तो 20% का ग्रोथ इंजन है इसमें, 20% से हर साल तक ग्रो कर पाएगी। तो लेकिन इनका अगर मैं ये देखूँ, क्वार्टर देखूँ, तो पिछले क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो 848 करोड़ का था, और इस क्वार्टर में जो सितंबर क्वार्टर 2 था, वहाँ पे 897 करोड़ हुआ। तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये कहा है कि जो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 रहता है, जनरली हमारे बिजनेस का 40% बिजनेस इन दो क्वार्टर्स में आता है, और बाकी 60% बिजनेस बाकी की 2 क्वार्टर्स में आता है। मतलब आपका ये सितंबर से दिसंबर तक का, और जनवरी से मार्च तक का। क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, आपका मानसून स्टार्ट होता है, फिर बाकी भी बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, तो उसमें कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो पड़ जाता है। तो कंपनी बोल रही कि 40% हम लोग का H1 में आता है, पहला 2 क्वार्टर में, और 60% हम लोग का बाकी 2 क्वार्टर में आता है। तो अभी तक कंपनी ने लगभग, अगर मैं H1 H2 का कंपेयर करूँ, तो लगभग 17 से 18% का ग्रोथ दिखाया है। और अगले H2 में कंपनी बोल रही कि हम लोग आराम से 20-24% के ऊपर ग्रो कर पाएंगे, ताकि पूरे साल का मिला के इनका जो ग्रोथ हो, मतलब जो लोन बुक जो बांटा होगा, वो 20% के आसपास आ जाना चाहिए। और प्रॉफिट में अगर देखें तो उन्होंने कहा कि हम लोग का जो ग्रोथ बुक रहेगा 20% के आसपास ही रहेगा लोन बुक का, और प्रॉफिट में भी आपका 20-22% के आसपास ही रहेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो इन कंपनीज का जो यील्ड है, मतलब जो टोटल, जैसे कि जिस रेट पे ये आपसे लोन देते हैं, वो 13% के आसपास का है, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, सब कुछ खर्चा वर्चा काट के जो बचता है, वो लगभग 5.8% के आसपास का है। फिर कंपनी ने ये कहा कि हम लोग का देखिए अभी GST रेट जो कम हुआ, उसके बाद अभी बहुत सारे सेक्टर्स में ग्रेनाइट का, फिर ये आपका क्या बोलते हैं टाइल्स का, इन सब का रेट कम होने की वजह से भी क्या हुआ, जो हाउसेस हो गए वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए। मतलब मान लीजिए अगर मटेरियल का दाम घटेगा, तो अब मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आके घर आराम से बना सकता हूँ। क्योंकि घर बनाने का अगर सामान जो है, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, पत्थर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, टाइल्स हो गया, अगर ये बहुत ही महंगा है तो मेरा कॉस्ट बहुत महंगा पड़ने वाला है। बट अगर वो सब चीज़ कम करते हैं
तो मैं ज़्यादा एग्रेसिवली जाके लोन लेके घर बना सकता हूँ, क्योंकि सामान का दाम सस्ता हो गया। और ये हम कभी देखते हैं कि जब भी किसी को घर बनाना होता है, तो जब कुछ सामान सस्ता होता है तो उसको स्टॉक करके रख लेते हैं, मतलब जो स्टॉक किया जा सकता है। ऐसा बहुत लोग का देखा गया, मैं खुद भी ऐसा मैंने किया था। जब मैं अपना घर में काम करवा रहा था तो टाइल्स जब सस्ता पड़ गया था तो मैंने लगा के उसको मंगवा के रख लिया, और बाद में जब भी मुझे काम करवाना था तो मैंने उसको करवा लिया। तो ये एक चीज़ है। फिर यहाँ पे कंपनी को एक प्रॉब्लम हुआ, मतलब सारे कंपनीज को प्रॉब्लम हुआ कि जब ये टैरिफ लग गया, तो टैरिफ लगने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया में इंपैक्ट हुए, क्योंकि 50% टैरिफ लगा तो बहुत सारे बिजनेसेस को थोड़ा दिक्कत हुआ, सामान बेच नहीं पाए, ऑर्डर रिजेक्शन हो गया। तो वो इंपैक्ट होने की वजह से क्या हुआ, जो लोग उस सेक्टर में काम कर रहे थे उन लोगों का इनकम पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा। और अगर उन लोगों ने लोन लेकर रखा हुआ था हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, तो उनको पे करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। सिंपल सी बात है। ये तो मैंने मतलब कि कनेक्ट कर भी नहीं पाया था, बट जब मैंने कौन कौन को पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये 50% टैरिफ जो है वो इनडायरेक्टली हाउसिंग कंपनी से भी असर कर सकता है, और बाकी कंपनीज में असर किया भी। बट इस कंपनी में बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। इसका सिंपल रीज़न कंपनी ने ये बोला है कि हम लोग किसी भी एक स्टेट में, किसी भी एक, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, साउथ का कोई भी एक स्टेट में हम लोग बहुत ज़्यादा अपने लोन का कंसंट्रेशन नहीं रखते। हर स्टेट में उनका मैक्स टू मैक्स 15% का कंसंट्रेशन रहता है। तो अगर किसी स्टेट में दिक्कत आता भी है तो वो इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा असर नहीं कराता। अभी इन्होंने एक और कहा कि जैसे कुछ स्टेट्स है, मतलब कुछ जगह है, सिटीज़ है जहाँ पे टैरिफ का असर पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, तो अगर वहाँ पे दिक्कत होगा टैरिफ की वजह से तो उन लोगों के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा, उनके इनकम में भी डाउनफॉल देखने मिलेगा। तो तिरुपुर, कोयम्बटूर और एक कोई कहा था, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत देखने मिला है। बट उन सबको मिला के देखें तो भी उनके पूरे पोर्टफोलियो का वो 1.6% है, जो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। बट कंपनी ने ये भी गाइड किया है कि अभी हम लोग का इस क्वार्टर में, जो अक्टूबर का हम क्वार्टर देख रहे हैं, उसमें इन्होंने क्या किया आपका स्टेज 2, मतलब कि जो लोग पैसा पे नहीं कर पा रहे थे, स्टेज 2 में पहुंच गए थे, वो लोग फिर से पैसा देना स्टार्ट कर चुके हैं। और अभी हम लोग का नॉर्मल रेट जो था, जो कलेक्शन एफिशिएंसी था, वो 99% के आसपास चल रहा है। तो कंपनी बोली कि हम लोग का क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 जैसा गया वो तो गया, बट क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में हमें बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। और जो पहले जो प्रॉब्लम हो चुका था वो लोग भी अब धीरे धीरे करके पैसा को रिटर्न कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट अगर देखें कि हाँ, आपका जो बात वही था कि बाकी कंपनीज में जो मार्जिन है, जो लोन का दिक्कत हुआ, बट इसमें क्यों दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग वेल डाइवर्सिफाइड है। ये लोग पूरे स्टेट्स में, जितने भी स्टेट्स में काम करते हैं, वहाँ पे किसी भी स्टेट में 15% से ज़्यादा का ये लोग का एलोकेशन नहीं है। तो ये सेम चीज़ हमको ही फॉलो करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 5% के ऊपर एलोकेशन नहीं डालता हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, किसी में 5 हो गया, किसी में 6 हो गया, बट एक आपको एवरेज पता होना चाहिए कि आप अपने पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक्स रखते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी कंपनी ने फॉलो किया हुआ है। फिर अक्टूबर के बारे में लोगों ने पूछा कि आपका डिसबर्समेंट कैसे जा रहा है, मतलब कितना स्पीड से आप लोन बुक को ग्रो कर पा रहे हो। तो मैनेजमेंट ने डायरेक्टली तो आंसर नहीं दिया, क्योंकि ये क्वार्टर 3 में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमने जितना एस्टिमेट किया था उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है हम लोग का, और हम लोग जो टारगेट रखे हैं कि पूरे साल में 20% ग्रो कर देंगे, वो हो जाना चाहिए। फिर ये तो बोल ही दिया मैंने आपको कि लोगों ने बहुत सारा पूछा भी कि आपका पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो डिसबर्समेंट था बहुत ग्रो नहीं हुआ, क्यों? तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि मानसून आ गया था, और मानसून आने की वजह से कंस्ट्रक्शन के काम स्लो डाउन होता ही है। तो उस टाइम पे जो लोग को लोन लेना भी होता है वो लोग रुक के और 3-4 महीने, 5-6 महीने बाद ही लोन लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपका कंपनी नए नए ब्रांचेस खोल रही है। जैसे नया ब्रांच कंपनी ने इस बार खोला है, और बहुत सारे नए ब्रांचेस खोल रही है Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में। तो अभी इनका जो Tier 2 सिटीज़ है, मतलब जो मान लीजिए जो अर्बन एरिया नहीं है, जो रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे पर ब्रांच में उनका 1-2 आदमी ही रहता है। वहाँ पे कोई आदमी आता है तो लोन सेक्शन कर देते हैं। तो ये लोग ब्रांचेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करने वाले हैं, जो अगेन ये दिखाता है कि कंपनी को लगता है ग्रोथ अच्छा खासा मिलेगा, तभी कंपनी इतना अच्छा खासा ब्रांचेस को भी ओपन कर रही है। फिर हाँ, बाकी तो मैंने बोल ही दिया। अब इनका एक चीज़ और खास बात है कि इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है, क्योंकि इनका जो रेटिंग अपग्रेड हुआ है वो इनका AA से AA+ हो चुका है मेरे ख्याल से। तो उससे मतलब क्या होता है ना कि अगर आप एक कंपनी जो दूसरों को लोन देते हैं, तो आपको भी कहीं से पैसा लेना पड़ेगा। आप किसी से सस्ते रेट पे पैसा लेंगे और फिर उसको लोन के रूप में किसी और को देंगे। तो इनका अभी कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो लगभग 8% के आसपास का था। मैं कहीं पे लिख के रखा था यहाँ पे, हाँ भाई 8% के आसपास ही है। तो ये बोले कि हम लोग का जो रेटिंग है अपग्रेड हुआ है, मतलब हम लोग का जो रेटिंग कंपनीज होती है, उन्होंने बोला कि अगर आप इनको पैसा देते हो तो ये पहले जितने सेफ थे आज उससे ज़्यादा सेफर हो गए, क्योंकि इनका एसेट क्वालिटी अच्छा है, या बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जब भी आपका सेफ्टी बढ़ता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है।
आपने बैंक में भी देखा होगा, अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको कम इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको लोन तो मिलेगा बट उसका इंटरेस्ट काफ़ी महंगा होता है, या काफ़ी टाइम आपको वो लोन देने से मना कर देते हैं, क्योंकि आप एक रिस्की प्रोफाइल हो, मतलब आप रिस्की आदमी हो, पैसा देखिए मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कोई गारंटी नहीं। तो इनका क्या हुआ, क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुआ, अच्छा हो गया, तो उसके वजह से इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटेगा, जिसके वजह से सीधा इनको इम्पैक्ट पड़ेगा इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे, मतलब जो भी 5.8 का है वो बढ़ के 5.9 5.10 ऐसा भी करके हो सकता है। तो नेट मुझे लगता है कि कंपनी का जो सेटअप है काफ़ी अच्छा खासा बन चुका है, और अगले 2-3 क्वार्टर में, मतलब ये Q3 और Q4 होने वाला है, यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगी, और बाकी जो कंपनी ने गाइड किया है कि हम हर साल लगभग 20% से लोन बुक को ग्रो करेंगे। तो ये था नेट आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अब इसका वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी ने आपको ये कहा है कि हम हर साल 20% से ग्रो करेंगे, और आज का अगर मैं प्राइस टू अर्निंग देखूँ कंपनी का तो लगभग 21-22 के आसपास का चल रहा है। तो कंपनी में अगर बोलूँ तो मुझे लगता है कि फेयरली वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर देखिए मैंने वीडियो बनाया है, मैं खुद भी अभी तक बाइंग का डिसीजन नहीं बनाया, मुझे कंपनी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने इसके जो कॉन्कॉल पढ़ा, तो सिर्फ इसके पर्सपेक्टिव से देखूँ तो कंपनी बहुत अच्छा है। हाँ, इसका ये एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जो इनका कॉस्ट टू इनकम है वो 36% है, बहुत ही कम है, बहुत ही अच्छा है। मतलब GNP अगर देखें तो 1.4% है, और नेट NPA इनका 1% है। सारे नंबर्स ही कंट्रोल में है, बहुत अच्छा है। वैल्यूशन भी बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, और अगर मैं इसका प्राइस टू बुक के बेसिस पे देखूँ तो भी ये 3 टाइम्स के आसपास में चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। तो मैं इस स्टॉक को फिलहाल अपने वॉच लिस्ट में डाल रहा हूँ। अब बाकी जो मैंने कंपनीज का नाम बताया उन सब के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, स्टडी करूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इनमें से कौन से एक कंपनी या 2 कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो आप मुझे बताइए कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में आपको जो मैंने ये वीडियो बना के बताया आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं फ्री में आपके सामने ऐसा कंटेंट लेके आ रहा हूँ जो आपको यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि बाकी लोग देखिए ज़्यादातर लोग क्या बात कर रहे हैं, चार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बनाता। मैं इसके ऊपर एक और मैं लिख के रखा है कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि मैं चार्ट्स को क्यों नहीं देखता हूँ आजकल। मैं पहले आज से अगर आप 1.5 साल 2 साल पहले देखेंगे तो मेरा एक और चैनल था, वहाँ पे मैं ये सब करता था, मतलब चार्ट्स को देख के वो करता था, अपने ओपिनियंस को शेयर करता था। बट फिर मुझे समझ में आया कि चार्ट्स को देख के कोई फ़ायदा है ही नहीं, तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि क्यों चार्ट्स को देखना बेकार है। आपको देखना है कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है, फोकस करना उसके ऊपर, तब आप एक बहुत बेटर इन्वेस्टर बन सकते हैं। अभी देखिए सबका पोर्टफोलियो डाउन है। मैं जितने दोस्तों से बात करता हूँ उनमें से किसी का पोर्टफोलियो लगभग 30% डाउन है, किसी का 20% डाउन है, बट मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 5% डाउन है। और मेरी जो कंपनीज है उनमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि वो कंपनी सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आपने सुना होगा जो बोलते हैं ना कि जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वो नीचे गिरने में भी खरीदो, तो उन्हीं कंपनी को खरीदो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। हर कंपनी गिरेगा, बट जो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा कम डाउनफॉल दिखाएगी। तो उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, बट आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।